सबसे पहले तो मैं आप सबके परफॉर्मेंस के लिए अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मुझसे यदि कोई कहे कि परफॉर्मेंस को आपने किस रूप में उसकी रेटिंग की है, तो मैं एक ही शब्द कहूंगा, एक्सीलेंट। और इसे मैं केवल एक परफॉर्मेंस के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि मैं इसे हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनुशासन और आपकी सामूहिक भावना और राष्ट्र प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में इसे देखता हूं। साथियों, आज नेशनल कैडेट कोर के रिपब्लिक डे कैंप में आप सभी ऑफिसर्स एनसीसी कैडेट्स के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हुई है। हमारे ऑफिसर्स से तो मैं समय समय पर मिलता ही रहता हूं, लेकिन अपना पूरा प्रयास यह रहता है कि मैं एनसीसी कैडेट से भी अवसर आए तो मैं मिलूं। हर वर्ष आरडीसी में आप सबके बीच आना मुझे बेहद अच्छा लगता है, और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि आप सभी नौजवानों से मिलने का और बातचीत करने का अवसर मिलता है, और दूसरा कारण यह है कि आपकी अलर्टनेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका परफॉर्मेंस, यह सब सारी चीजें स्वाभाविक रूप से मुझे मेरा उत्साह वर्धन करती हैं। और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में परमात्मा ने आप सबको इतनी प्रतिभा दी है, आपके अंदर इतना टैलेंट दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऑफिशियली यदि देखा जाए तो भले ही एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बुलाया जाता है, लेकिन मैं अपने मन की कहूं तो मैं यहां पर जब बच्चों के बीच आता हूं तो रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, बल्कि मैं एक अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में आता हूं। आपने देखा होगा कि जो घर के बड़े होते हैं उनके सामने बच्चे जाकर जो हंसते खेलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो गार्जियंस होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और सचमुच यही अनुभूति मुझे यहां हुई है, और जब भी मैं आता हूं यही अनुभूति होती है। बच्चे जब अपना एग्जामिनेशन रिजल्ट लेकर या किसी भी कोई एक्टिविटी हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई मेजर अचीवमेंट हो, जब अपने घर के बड़े लोगों को बतलाते हैं, और उस समय जो घर के बड़े लोगों को खुशी होती है, वही खुशी मेरे साथियों मुझे भी हो रही है। और भी बाहर जब मैं आप सबके द्वारा लाए गए इनोवेटिव सब सारे जो आपके कंसेप्ट थे, आइडियाज थे, उसको देख रहा था, जब अलग अलग सेक्टर्स में आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा था, जब आपकी कल्चरल परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पर देख रहा था, मैं सच कहूँ तो मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। साथियों, जब भी मैं एनसीसी के अपने कैडेट से मिलता हूं तो उन कैडेट्स में मुझे सिर्फ कुछ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, एक पर्सन नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक तो आप भारत के अलग अलग हिस्सों से राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा लिए हुए एनसीसी में शामिल हुए हैं। एनसीसी का कैडेट मैं रहा हूं, मैं भी रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सभी एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। ऐसे कोई बच्चे होते हैं जिनकी बिल्कुल उत्कट इच्छा होती है कि एनसीसी में मुझे पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अवसर मिले। और दूसरा, आपके अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, और जो उसका समावेश है, उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप सबको देखने के बाद, कि भारत का भविष्य उज्जवल है। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको देखने के बाद। और मेरे साथियों, आप सब जानते हैं भारत की भूमि रत्न गर्भाव है। इसे हम रत्न गर्भा वसुंधरा कहते हैं, यानी अनेक रत्न, अनेक विभूतियां भारत की भूमि से निकली हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई और स्वामी विवेकानंद जैसी अनेक विभूतियों ने
इस राष्ट्र की सेवा की है। उन सब ने भारत को जैसा बनने का स्वप्न देखा था, हम सब अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण की उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन राष्ट्र निर्माण की इस पूरी जर्नी में आप सभी एनसीसी कैडेट्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, आप सभी एनसीसी से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि एनसीसी आपकी पर्सनालिटी में किस प्रकार के चेंजेस लाती है, आपके व्यक्तित्व में किस प्रकार का विकास लाती है? आप सबने जरूर एक चीज महसूस किया होगा कि आप जब एनसीसी में आए थे तब से लेकर आज तक आपके अंदर बहुत कुछ बदला होगा, और यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर भी मैं कह सकता हूं। और आप सब एनसीसी के बच्चों को जो मैं देखता हूं तो मैं खुद कई बार सोचता हूं कि आज के जमाने में एक बच्चे के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बच्चों के पास इतने सारे कंफर्ट्स हैं, परिवार में कंफर्ट्स हैं कि आप आराम से मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करके ऑनलाइन लेक्चर्स सुन सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, और इन सब सारी चीजों के अलावा आप पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर दिन भर क्रिकेट, कबड्डी और दौड़ धूप, यह सब सारी चीजें हम लोग करते रहते थे। लेकिन आजकल तो आप सबके पास मोबाइल गेम्स की बहुत बड़ी सुविधा है। कई सारे मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स आ गए हैं जिन्हें खेलकर बच्चे मान लेते हैं कि अब हमारा खेल पूरा हो गया और आज हमने खेल लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना कंफर्ट आजकल बच्चों के पास है, फिर भी आप सभी बच्चे इस सर्दी में या चाहे वह गर्मी का मौसम हो, उसमें परेड ग्राउंड में वर्दी पहनकर ड्रिल करने का जो आप काम करते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, इसको देखकर सचमुच आप जैसे बच्चों पर हमको नाज है, आप सभी जैसे बच्चों पर हमको गर्व है। माने इन सब सारे आकर्षणों से अपने को दूर कर, इतनी सारी सुविधाओं से भी अपने मन को, अपने चित्त को हटाकर एनसीसी में आकर इतना कठोर परिश्रम करना, मैं समझता हूं कि आपकी एक जो फर्म कन्विक्शन है यह उसका परिणाम है। और मुझे ऐसा लगता है कि एनसीसी सिर्फ परेड, ड्रिल और कैंप नहीं है, बल्कि एनसीसी दरअसल खुद को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन कोर्स है। और यहां आकर आप खुद को अपग्रेड करना सीखते हैं, और यह अपग्रेडेशन कैसे होता है इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्यारे कैडेट्स, इस बात को तो लगभग सभी मानेंगे कि हम सभी के अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग वाला इंसान बैठा हुआ है। आमतौर पर हम में से कोई भी यही चाहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। बताइए, इतनी ठंड में कौन चाहता होगा उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़े? मैं समझता हूं कि यहाँ के बच्चों को भी 4 बजे सुबह उठा दिया जाता है। यह 5 बजे कितने बजे है बच्चे? 4 बजे। क्या मुसीबत है। और अपने कंफर्ट जोन के बाहर कोई नहीं निकलना चाहता। जो लोग निकल जाते हैं वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और इतिहास रचते हैं। तो कंफर्ट जोन से आपने अपने को बाहर निकाला है, तो इतिहास रचने में यदि किसी की भूमिका हो सकती है तो आप जैसे बच्चों की हो सकती है। एनसीसी उस कंफर्ट जोन से निकालने में आपकी मदद करती है। जो मैंने किया है और जो आप कर रहे हैं उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं, आज दुनिया आपको कंफर्ट ही तो बेच रही है। चले जाइए टेलीविजन के पर्दे पर देखिए कैसे आपको कंफर्ट हासिल होगा। यही आपको दिखाने की कोशिश की जाती है बहुत सारी कंपनीज के द्वारा, बहुत सारे विज्ञापनों के द्वारा। वीडियो गेम्स, फूड डिलीवरी और भी तमाम तरह की चीजें मनुष्य के जीवन में आराम लाने के लिए ही तो होती हैं। घर बैठे ऑर्डर दीजिए, 10 मिनट के अंदर कोई भी आइटम आपके घर के अंदर मौजूद होगा। लेकिन वास्तव में
जिंदगी की असली मस्ती जिसे कहते हैं, मैं मस्ती शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, असली उपलब्धि उस जोन से बाहर है, उस जोन में नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं है, उसी जोन में है जिसमें थोड़ी कठिनाई है, थोड़ी मेहनत है, और जिस जोन में देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। साथियों, सुबह उठकर पीटी करना, भूख प्यास में भी टीम के साथ खड़े रहना, यह सब आपसे और आपके कंफर्ट जोन पर अटैक करवाता है। और हर बार जब आप इसे झेल लेते हैं तब आप मानसिक रूप से, मैं मानता हूं कि अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली आप मजबूत होते हैं। और इसके अलावा आपको अनेक लाइफ स्किल्स भी एनसीसी में सीखने को मिलती है। मैंने देखा है बाहर, जो आपदाओं के दौरान खुद को और दूसरों को भी बचा सकती हैं, जैसे स्विमिंग हो, फायर फाइटिंग हो, भूकंप जैसी आपदाओं के समय खुद को सुरक्षित रखना हो, ऐसे तमाम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के दौरान जो स्किल्स आपकी हेल्प कर सकती हैं, एनसीसी आपको वह सारे स्किल्स भी सिखाती है। साथियों, इसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि एनसीसी आपको अनुशासन और देशभक्त के साथ साथ आज दुनिया की सबसे बड़ी कमी फोकस की कमी मानी जाती है, उस फोकस की कमी को भी दूर करती है। कंसंट्रेशन की जो कमी है, बहुत सारी चीजें टेलीविजन के पर्दे पर इधर उधर देखने के कारण जो कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है, वह भी बनाने का काम ये एनसीसी करती है। आप देखिए कि आज हम एक ऐसे दौर में से जी रहे हैं जहां लोगों का अटेंशन स्पैन लगातार कम होता जा रहा है। अटेंशन स्पैन लगातार कम होता जा रहा है, यानी आज के समय में हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, चाहे जैसे भी हो। सब कुछ आज आपके मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध है। ज्ञान भी तुरंत चाहिए, मनोरंजन भी तुरंत चाहिए, और परिणाम भी यानी रिजल्ट भी तुरंत चाहिए। लेकिन यही जो हैबिट, यही आदत आगे चलकर मैं मानता हूं कि मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि जीवन की बड़ी लड़ाइयां, देश की बड़ी जिम्मेदारियां और चरित्र का निर्माण, ये सब इंस्टेंट नहीं होते हैं। इसके लिए पेशेंस चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, और इतना ही नहीं, सबसे जरूरी है फोकस चाहिए। और यहीं पर एनसीसी आपके लिए रोल प्ले करती है, मैं यह मानता हूं। और जब आप एनसीसी में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पर होता है, अपनी एक्टिविटीज पर होता है। अगर ध्यान भटका तो पक्की बात मानिए कि आपकी ड्रिल बिगड़ने वाली है। अगर ड्रिल बिगड़ी तो आपकी पूरी यूनिट प्रभावित होगी, यानी यहां आपको हमेशा फोकस्ड अपने को रखना पड़ता है, और आपका यह फोकस केवल पढ़ाई या ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहता। यह फोकस आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जो भी एनसीसी के बच्चे होते हैं, आप में से कई कैडेट्स मैं मानता हूं कि भविष्य में आर्म्ड फोर्सेस में जाएंगे, कई कैडेट्स डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर पॉलिटिशियन भी बनेंगे। लेकिन आप जहां भी जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए कि एनसीसी ने आपको फोकस दिया है। आपके अंदर जो गुण विकसित किए हैं वह हर क्षेत्र में आपको काम आएंगे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर आपको बतला रहा हूं। साथियों, आप सभी जिस एनसीसी के साथ यहां पर जुड़े हैं, इसका इतिहास बहुत ही लंबा है, बहुत व्यापक है। एनसीसी से ट्रेन अनेक लोगों ने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, हमारे लखनऊ के रहने वाले, से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक सभी एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। आप लोगों को शायद पता होगा हमारे प्रधानमंत्री भी एनसीसी कैडेट्स हैं, और आपका यह रक्षा मंत्री भी एनसीसी कैडेट रहा है। और भी कई लोगों ने एनसीसी से निकलकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में आज वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि 1965 और 1971 के वार में एनसीसी कैडेट्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में तैनात रहे।
आज भी जब जरूरत पड़ती है तो एनसीसी के बच्चों को याद किया जाता है। आप सोचिए कि हर सेक्टर में एनसीसी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आप सभी बच्चों से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो इसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से जुड़ी हुई है, आप सभी बच्चों ने महाभारत की कहानी, मैं समझता हूं कि अधिकांश बच्चों ने जरूर सुनी होगी, और उस कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है देखने को मिलती है, जिसे हम सबको देखना चाहिए। महाभारत का युद्ध पांचों पांडवों की लीडरशिप में लड़ा गया था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी महान योद्धा थे, सभी युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, लेकिन इन योद्धाओं के पीछे भी एक पूरी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस खड़ी थी। जैसे भीम के पुत्र घटोत्कच और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, ये सब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जैसे ही थे, माने जैसे एनसीसी के वो मान लो वो भी थे। युद्ध में एक बार द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अब समस्या यह थी कि चक्रव्यूह को तोड़ना यह बहुत बड़ा चैलेंज था। केवल अर्जुन और भगवान कृष्ण को ही पूरी तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कला मालूम थी। लेकिन उस समय हुआ क्या, अर्जुन को दुर्योधन के योद्धा युद्ध करते करते रणभूमि से बहुत दूर ले गए अर्जुन को, और कृष्ण भी उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। यानी जिन लोगों को चक्रव्यूह तोड़ना आता था वे दोनों ही उस समय पर मौजूद नहीं थे। ऐसी संकट की घड़ी में सामने कौन आया? यहीं पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का महत्व समझ में आता है। उस समय आगे बढ़कर चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस किसने दिखाया? अभिमन्यु ने दिखाया। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन दुर्भाग्य से अभिमन्यु को बाहर निकलने की कला नहीं मालूम थी, इसका ज्ञान उनको नहीं था। फिर भी उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। और अगर उस दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश न करते तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को कैद कर लेते और महाभारत का युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। इसका मतलब कि अभिमन्यु यानी आप सब, यानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का वह प्रयास पूरे युद्ध की दिशा बदल देने का निर्णय था अपने में, मैं ऐसा मानता हूं। अब यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने मैं समझता हूं समझने की है कि आज के समय में आप लोग और खासकर आप सभी एनसीसी कैडेट्स इस देश के वही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और आज की दुनिया अपने आप में एक नई महाभारत है। इतनी अनसर्टेनिटीज, इतनी तरह तरह की समस्याएं, मैं मानता हूं अपने आप में किसी महाभारत से यह कम नहीं है। और इस नए महाभारत में आप लोग ही नए अभिमन्यु हैं। और आप सबके अंदर, बच्चों में कह सकता हूं, वही साहस है, वही समझ है और वही जिम्मेदारी है जो मैं महसूस करता हूं। बल्कि मैं कहूंगा कि आप सभी बच्चे नए भारत के नए अभिमन्यु हैं। आप सभी बच्चे नए भारत के नए अभिमन्यु हैं जिन्होंने अपने इतिहास से सीखा है। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे भारत के नए अभिमन्यु किसी भी प्रकार के चक्रव्यूह में प्रवेश करना भी जानते हैं और उनसे विजयी होकर बाहर निकलना भी जानते हैं। उस अभिमन्यु और इस अभिमन्यु में यह अंतर है। साथियों, जब मैं आज के युग को महाभारत कह रहा हूं, इसे मैं कोई बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप सभी बच्चे एनसीसी के अलावा या तो स्कूलों में होंगे या कॉलेज में होंगे, कुछ न कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे जितने यहां पर मौजूद हैं। और उसमें आप देश दुनिया की खबरों के बारे में भी जानकारी टेलीविजन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से रखते ही होंगे कि दुनिया में इस समय क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि किस तरह दुनिया इस समय अनसर्टेनिटीज के दौर से गुजर रही है। इतनी अनसर्टेनिटीज हमारे आसपास फैली हुई है कि कब किस मोर्चे पर क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में इस देश का नौजवान, इस देश की सबसे बड़ा रिसोर्स फिजिकली, मेंटली और इमोशनली यह हर तरह से तैयार रहना चाहिए
ऐसा मेरा मानना है। और आपने देखा होगा कि कुछ ही महीने पहले हमारी आर्म फोर्सेज ने पहलगाम की दुर्भाग्यपूर्ण और कायराना आतंकी हमले की घटना का जवाब देते हुए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। हमारी आर्म फोर्सेज ने बेहद धैर्य के साथ कार्रवाई की। हम चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन राम की मर्यादा का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारा, जिन्होंने हमको मारा था हम लोगों ने केवल उन्हीं को टारगेट किया, उन्हीं को मारा, वहां की जनता को नहीं मारा। इस मर्यादा का भी हम लोगों ने पालन किया था। इसलिए बच्चों, जीवन में मर्यादा किसी भी सूरत में नहीं टूटनी चाहिए, बराबर हम सबको कासत रहना चाहिए। मर्यादाओं का पालन आप जीवन में करोगे, आपका व्यक्तित्व लोगों की नजरों में सदैव ऊंचा उठता चला जाएगा। यह जो कुछ भी हमारी आर्म फोर्सेज ने किया, यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी सेनाएं फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरह से मजबूत हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं भुज में अपने सैनिकों के साथ मिलने गया था और मुझे अपने वीर जवानों के साथ साथ वहाँ की कुछ एनसीसी के कैडेट से भी मिलने का अवसर मिला था। और यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी अपने पूरे जोश में है। जैसे हमारे आर्म फोर्स के जवान थे, फोर्सेस जवान थे, वैसे ही हमारे एनसीसी कैडेट्स। और मुझे यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में जब मॉक ड्रिल्स किए गए तो उसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने भी जनता को जागरूक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सबने निभाई है। इसके लिए भी मैं आप सभी एनसीसी कैडेट्स को और आपके माध्यम से सारे देश के एनसीसी कैडेट्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, एनसीसी आपके अंदर वो सारे गुण डेवलप करती है जो आपको हर तरीके से मजबूत बनाते हैं। और आपकी यही मजबूती राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी। और आज आप सब देख भी रहे हैं कि हमारा देश विकास की एक नई रफ्तार लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिजली, सड़कें, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से कोई भी 10 साल 12 साल पहले की बात करेगा और आज की तुलना करेगा तो कहेगा सर्वत्र हमको, सभी जगह हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा था जब रिसोर्सेज के नाम पर हमारे पास बहुत सीमाएं थी, हमारी लिमिटेशंस थे हमारे। अतीत में इस देश के लोगों ने गरीबी और भूखमरी जैसे संकट को भी झेला है। और वह दौर ऐसा था कि दुनिया की किसी मैगजीन में गरीबी दिखाते हुए एक तस्वीर छपती थी तो यह मान लिया जाता था कि यह तस्वीर भारत की ही होगी। यह स्थिति एक समय भारत की थी, लेकिन वहां से निकलकर आज तक पहुंचने में हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। और हम अब एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां आप जैसे युवाओं से लोगों की अपेक्षाएं और अधिक बढ़ गई हैं। और वह दो पंक्तियां हैं, मैं समझता 2 पंक्तियां हैं न कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आगे चलकर देश को संभालने की जिम्मेदारी यदि किसी के कंधों पर जाने वाली है तो आप जैसे बच्चों के कंधों पर ही जाने वाली है। और बच्चों, आप सब, आपको एहसास नहीं होगा, आप सब राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। आपके कंधों पर देश के भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दायित्व को पूरी निष्ठा, कौशल, साहस के साथ आप निभाने की आपके अंदर क्षमता है। अभी परसों हमारा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, मैंने डे आफ्टर टुमारो। और गणतंत्र दिवस आप जानते हैं कि हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हम भारत के लोकतंत्र के प्रति, हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपने संकल्प को और हम मजबूत करें। यह हमको याद दिलाता है। संविधान हमारे लिए सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है या सिर्फ एक किताब भर नहीं है, बल्कि वह हमारे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और तरह तरह के जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनको मजबूत करने का मैं मानता हूं कि यह माध्यम है। और साथियों, हमारा संविधान हमें जैसा व्यक्ति बनाना चाहता है,
जैसा मनुष्य बनाना चाहता है, हम वैसे मनुष्य बनने की ओर अग्रसर हों। और यह बात मैं सिर्फ एनसीसी के अपने साथियों से नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश भर के नौजवानों से मैं यह कहना चाहूँगा। और हम सभी को अपने संविधान को जानना भी चाहिए और समझना चाहिए। मैं आप एनसीसी के बच्चों से भी कहूँगा, आप जहाँ सब कुछ करते हैं, थोड़ा सा संविधान का भी अध्ययन आपको करना चाहिए। उसकी भी जानकारी, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हों, साइंस के हों, टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हों, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्पीचेज हुई हैं, यदि आप उन स्पीचेज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन का यह क्लास, इस क्लास के पीछे की स्पिरिट क्या है, उसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि एक नई बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हर चीज़ों के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा जो हमें कर्तव्य और अधिकार मिले हैं, उनका पालन हमको जीवन भर करना चाहिए, कभी भी उससे हमको डेविएट नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस पूरी मुहिम में एनसीसी कैडेट्स एक फ्लैग लीडर की भूमिका निभा सकते हैं, फ्लैग लीडर की भूमिका निभा सकते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है। और अभी कुछ ही दिनों पहले विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहे आपके जैसे कुछ ऊर्जावान बच्चों से भी हमारी बात हुई थी। मैं जब ऐसे बच्चे मिलते हैं तो मैं खूब बात करता हूं। उन बच्चों ने वीमेन लेड डेवलपमेंट और मेकिंग भारत आत्मनिर्भर तथा विकास की और विरासत भी जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। जो सपना मैंने उन बच्चों की आंखों में देखा था और जो सपना मैं आप सबकी आंखों में देख रहा हूं, ये तमाम चीजें मुझे पक्का विश्वास दिला रही हैं कि देश का भविष्य उज्जवल हाथों, देश का उज्जवल भविष्य आप जैसे जवानों के ही हाथों होगा। हमारे प्रधानमंत्री समेत पूरे देश ने विकसित भारत का जो सपना है वह आप सभी के दम पर पूरा होगा। उनका यह स्वप्न, इसका भी मुझे पक्का विश्वास है। और बच्चों, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि आर्म फोर्सेज में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, चाहे वो परेड हो, एक्सरसाइज हो या कोई फंक्शन हो, तो वहाँ सिर्फ एक ही योजना नहीं बनती है। वहाँ हमेशा प्लान ए होता है, प्लान बी होता है और प्लान सी भी तैयार रहता है। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आप जीवन का अनुभव हासिल करते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कल का ही उदाहरण ले लीजिए, हम सबने इंद्रदेव की कृपा देखी और बारिश हुई। एक पल को तो हमें भी लगा होगा कि आज शायद खुले मैदान में परेड बच्चों की, एनसीसी के बच्चों की परेड हमको देखने को न मिले। कल मुझे भी लगा। लेकिन बच्चों, हमारे मंत्रालय के अधिकारी, हमारे आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और एनसीसी के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पास विकल्प, अल्टरनेट तैयार रखे थे कि अगर बारिश हो जाए तो क्या करना है और यदि मैदान गीला हो जाए तो कहां जाना है। सब पहले से प्लान था और ऐसा हुआ भी। और यह वह रिहर्सल आज प्लान की। अब इसे जिंदगी से जोड़कर समझिए। जब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वह रास्ता बंद हो जाता है तो इंसान घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब जो कुछ भी होना था वह हो चुका है, सब सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन जब आपके पास विकल्प होता है तो आप हताश नहीं होते और आप टूटते नहीं, आप डरते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर यह नहीं हुआ तो मैं दूसरा रास्ता भी चुन सकता हूं। इसलिए मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पानी है, माई वे और हाईवे से आगे एक मिलिट्री वे अपने दिमाग में बराबर होना चाहिए। माई वे, हाईवे से भी आगे एक मिलिट्री वे भी बराबर अपने दिमाग में होना चाहिए। यानी विकल्प रखिए, प्लान बी रखिए। केवल एनसीसी के बच्चों के मैं जो कुछ भी कर रहे हैं इसी समय के लिए नहीं कर रहा हूं, भविष्य के लिए भी कर रहा हूं। जिंदगी यह जो है टेस्ट क्रिकेट जैसी है, पिच पर डटे रहना है। एक बाल गई तो दूसरी बाल आएगी, उस पर अच्छा शॉट लगेगा। अगर आज बारिश आ गई तो
तो कल धूप भी निकलेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा हर विकल्प के साथ तैयार रहना चाहिए। यह मैं बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा। मैं आप सभी बच्चों को मैं शुभकामना भी देता हूँ। अब शुभकामना में सब कुछ छोटी चीज हो गई, बड़ा होने के नाते अपने सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ और इस मंच से आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप जहां भी जाइए, आप अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट, अपने चरित्र और अपने कर्म से देश का नाम रोशन करें। यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यही पर अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।